अभी हाल फिलहाल में नामित पार्षदों की लिस्ट जारी हुई है। एक व्यक्ति भाग गया, चरित्र हनन के उस पर आरोप लगे, अब पैसा खाने के आरोप लग गए कि भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिकता के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। युवाओं के लिए समाजवादी पार्टी सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था करेगी। मर रहे हैं मरीज, सुविधाएं नहीं है, स्ट्रेचर पर पड़े हैं, एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं है। सिर्फ इनके पास आधार धार्मिक जातिगत आधार है और उसी पर ये आते हैं और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके ये वोट लेने का काम करते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं जगदीप सिंह और आज हमारे साथ हैं सहारनपुर शहर के समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता टिंकू अरोड़ा जी। और आज हम बात करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2027 में लगभग मुहाने पर ही खड़े हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी की क्या रीति नीति रहेगी, क्या रणनीति रहेगी और किन मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी जनता को अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है नेताजी। धन्यवाद जगदीप जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप अपनी समाजवादी पार्टी की विचारधारा के अंतर्गत किस तरह से इस शहर की जनता को अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि देखने में आता है कि लास्ट में जाके चुनाव कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रूप ले लेता है और ध्रुवीकरण की राजनीति होती है और उस समय जनता फिर कुछ नहीं देखती। जिन सुविधाओं की आज चर्चा होती है उस समय जनता नहीं पूछती कि पीजीआई में सुविधाएं कब मिलेंगी, या पीजीआई बनेगा या नहीं बनेगा। तो उस समय ज्यादा से ज्यादा चर्चा केवल उसके नाम को लेकर रह जाती है। तो ऐसी चुनौतियों का आप किस तरह से सामना करेंगे? देखिए, आपको एक तो मैं सबसे पहले बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिकता के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। इनके पास कोई रोजगार का एजेंडा नहीं है। युवाओं का 2014 के बाद से जो इनके वादे थे 2 करोड़ रोजगार वाले, वो खोखले। उत्तर प्रदेश में नौकरी के नाम पर कुछ नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है। स्वास्थ्य सेवाएं आप देख रहे हैं कितनी बद से बदतर है। वेंटिलेटर लगा दिया, बिजली भाग गई, जनरेटर में डीजल नहीं। मर रहे हैं मरीज, सुविधाएं नहीं है, स्ट्रेचर पर पड़े हैं, एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं है। सिर्फ इनके पास आधार धार्मिक जातिगत आधार है और उसी पर ये आते हैं और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके ये वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। 2024 में उत्तर प्रदेश में इन्हें जवाब दिया था और 2027 में भी जनता इन्हें जवाब देगी। तो आप किस रणनीति से उतरेंगे? जैसे लास्ट में जनता भूल जाती है कि स्थानीय मुद्दे क्या है। हालांकि चुनाव तो विधानसभा के हैं, लेकिन बात फिर राष्ट्र और धर्म की आ जाती है। तो समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कौन सा एजेंडा है कि लोगों को वो समझा पाएंगे? देखिए, हमारे पास सबसे पहला एजेंडा जो है, हम भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन रोजगार सबसे ज्यादा जरूरी है। युवाओं के लिए समाजवादी पार्टी सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था करेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव है, उनका विजन बिल्कुल क्लियर है कि जब तक हमारी आने वाली नई पीढ़ी शिक्षित नहीं होगी, उस पर वो सुविधाएं नहीं होंगी, तो देश तरक्की नहीं कर सकता, प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा सस्ती होगी। आए दिन स्कूलों की मनमानी चल रही है, सिलेबस बदल रहे हैं। सिलेबस इतने महंगे हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार भी आज की तारीख में अफोर्ड नहीं कर पा रहा। फीस से तो क्या ही देगा। और उसके बाद स्कूलों की कि इसी जगह से ड्रेस लेनी है, इसी जगह से पेंसिल बॉक्स लेना है, यहीं से आपको पानी की बोतल लेनी है। इन सब चीजों पर समाजवादी पार्टी अंकुश लगाने का काम करेगी। दूसरा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है आज के समय में। समाजवादी पार्टी सबसे पहले इस पर लगाम लगाने का काम करेगी। जिस जनता का काम बिना पैसे दिए हो सकता था, इस सरकार में आने के बाद वो पैसे दिए बिना काम नहीं हो रहा। और दूसरी बात, अगर आप किसी जनप्रतिनिधि पे चले जाओ और वो जनप्रतिनिधि ने आपके काम को तोल लिया, तो वो काम बिना पैसे दिए नहीं होगा। सहारनपुर नगर में ये हो रहा है। तो आप बड़ा ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर आरोप नहीं, अभी हाल फिलहाल में नामित पार्षदों की लिस्ट जारी हुई है। एक व्यक्ति भाग गया, चरित्र हनन के उस पर आरोप लगे, अब पैसा खाने के आरोप लग गए। मैंने तो नहीं लगाए। जी जी।
लोगों ने लगाए ना, लोगों ने लगाए कि हमारे से पैसा ले लिया कि तुम चुनाव लड़के क्या करोगे, हम तुम्हें नामित बनवा देंगे। भ्रष्टाचार है ना, जी। पार्टी के लोग ही तो कर रहे हैं। जब पार्टी के लोग कर रहे हैं तो अधिकारी भी करेंगे, कर्मचारी भी करेंगे, पटवारी भी करेगा, जेई भी करेगा, एई भी करेगा। ये आपने बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया है, लेकिन इसमें से भी एक प्रश्न निकल रहा है नेताजी। जो बात आपने कही है, जिस व्यक्ति का आप उल्लेख कर रहे हैं, उस व्यक्ति पे काफी लंबे समय से चीजें चल रही थी, लेकिन किसी भी विपक्षी पार्टी ने उसका कभी कोई मुद्दा नहीं बनाया, कभी उस पर बात नहीं की। देखिए, मैं बताऊं आपको, वो एक पार्टी के महानगर अध्यक्ष थे जी। जो पार्टी अपने आप को साफ कहने का काम करती है, कहती है हम सबका साथ सबका विकास, ना खाएंगे ना खाने देंगे। सबसे ज्यादा उन्होंने ही खाया और वो महानगर अध्यक्ष के पद पे रहे। आज कितने, लगभग 2 महीने से वो गायब है। गायब होने के बाद लोगों के पैसे हैं, लोगों का सब्र का बांध टूट गया, लोगों ने उनपे सारी बातें बता दी, लोगों पे रिकॉर्डिंग है उनकी जी। लोगों पे रिकॉर्डिंग है। उन्हें बुलाकर कुछ जनप्रतिनिधि धमका रहे हैं कि आप चुप रहिए, हम तुम्हें भविष्य में कहीं एडजस्ट करा देंगे। वो चले गए। मतलब भ्रष्टाचार इस सरकार में नीचे से लेकर ऊपर तक चरम सीमा पर है। समाजवादी पार्टी इस पे अंकुश लगाएगी। ऐसे अधिकारी जो जनता हित के कार्यों में पैसे लेंगे वो जेल जाएंगे। बहुत बड़ी बात बिल्कुल की है आपने। मैं बिल्कुल बड़ी बात बता रहा हूं आपको। दूसरी बात, स्वास्थ्य सेवाएं। आज आयुष्मान कार्ड आपके पास अगर उत्तर प्रदेश का है, आप उत्तराखंड में चले जाओ चलने का नहीं, हरियाणा में चले जाओ चलने का नहीं, चंडीगढ़ में चले जाओ चलने का नहीं। तो भाई आपने लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया, गरीब तबके के लोगों को वो इलाज नहीं करवा पा रहे, और आप ढिंडोरा पीट रहे कि हमने स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर दी। इस सरकार में कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी, झूठबाजी और सांप्रदायिकता। इसके अलावा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी शिक्षित व्यक्ति है और उनका विजन जनता को बढ़ाने का है, युवाओं को रोजगार देने का है, महिलाओं को 40,000 रुपए की घोषणा की है। और हमारी सरकार बनेगी तो वो पूरी हो गई। बिहार की तरह नहीं होगा धोखेबाजी। बहुत बड़ी बात। 15 लाख रुपए वाली बात की तरह जुमलेबाजी नहीं होगी कि 15 लाख खाते में आपके आए क्या? मेरे खाते में मैं भी बहुत दिनों तक इंतजार करी के आए, लेकिन क्योंकि वो जुमला था, नहीं आएंगे। 2 करोड़ रोजगार, जुमलेबाजी, कुछ नहीं है। इन लोगों का एजेंडा बिल्कुल फेल है। गाय के मामले पे भी फेल है, धर्म के मामले पे भी फेल है। इन लोगों का कोई जनाधार नहीं है। जनता जाग चुकी है। हम अब सहारनपुर की बात कर लेते हैं नेताजी। आपने बड़ी अच्छी बातें की कि इनके पास सांप्रदायिकता से अलावा कुछ नहीं है। तो मेरा प्रश्न यहीं से निकलता है कि फिर उस सांप्रदायिकता तो आपको आप कैसे ध्वस्त करेंगे, क्या योजना लेके आएंगे? क्योंकि फिर मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात को, लास्ट में आते आते सहारनपुर की मैं केवल बात कर रहा हूं। आप सहारनपुर की बात कर रहे हैं, मैं सहारनपुर के बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले अगर सहारनपुर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, बहनों की 40,000 की पेंशन बंधेगी, युवाओं को रोजगार प्राथमिकता में मिलेगा, वाल्मीकि समाज की बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों में जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति होगी, दलित समाज को बड़ी संख्या में रोजगार से जोड़ा जाएगा, पंजाबी समाज के युवक 10-10 हजार 8-8 हजार की नौकरियां कर रहे हैं शहीदगंज रायवाला में। ये हमारे समाज की ये स्थिति कर दी इस सरकार ने। किस बेस पे वोट मांगेंगे पंजाबी या सिख समाज से? सिख समाज को आज तक सहारनपुर में कुछ देने का काम नहीं किया। हमारा समाज किसी भी चीज में कभी पीछे नहीं रहा, तन मन धन से। कोरोना काल आया, सबने सेवा करी, सिख समाज ने उससे ऊपर उठ के सेवा करी। ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, सिख समाज ने उसका लंगर लगा दिया। आप सिख समाज का वोट तो लेना चाहोगे, पंजाबी समाज का वोट तो लेना चाहोगे, लेकिन इनके बच्चों को रोजगार नहीं देना चाहोगे। अगर पंजाबी या सिख समाज का अमीर आदमी सत्ता पक्ष के किसी जनप्रतिनिधि पे चला गया और उसने कहा जी मेरा ये शोरूम बनना है या मेरा ये काम होना है, तो वो काम बिना पैसे दिए नहीं हुआ। ये आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं। ये बड़े गंभीर आरोप लगाए, बहुत ही जबरदस्त रणनीति भी वो अपनी बता रहे हैं। तो इसी से मैं जुड़ता हुआ एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपकी योजनाएं, आपने अपनी पार्टी की योजनाएं बता दी। अब जैसे शहर में जाम की स्थिति रहती है, यहाँ पर एक पार्किंग की बड़ी जरूरत है, मार्केट में
लोगों के पास बाइक खड़ी करने की भी जगह नहीं, गाड़ी तो छोड़ ही दे। तो उन सब चीजों के लिए कोई ब्लूप्रिंट बनाया आपने कि हम ये सब करेंगे? देखिए, ये जो 2 पार्किंग बनी थी, इसका प्रस्ताव मैंने दिया था नगर पालिका सदन में, जी और मेरा ये था कि ये बड़ी बने, जी लेकिन इन्होंने इसे ज्यादा मोटी तो बना दिया, इसकी ज्यादा स्ट्रेंथ तो बना दी, लेकिन इसे लंबाई में नहीं ले पाई है। जी अगर ये बड़ी बनती तो साइडों में जो गाड़ियां खड़ी होती हैं वो पार्किंग में खड़ी होती, जी आवागमन अच्छा रहता। जी कुछ हम व्यापारी भाइयों से भी अनुरोध करेंगे कि जो सामान आपने दुकान के बाहर ज्यादा लगा रखा है उसे थोड़ा कम कर लें, जी अपने बोर्ड लगा दें, जिससे कि ग्राहकों को जानकारी मिल जाए कि यहाँ सामान ये उपलब्ध है। उससे भी अगर हम थोड़ा राहत दे सकते हैं। और रही बात, इस सरकार में कोई योजना नहीं है, पहले सड़क बना देंगे, उसे उखाड़ के फिर सीवर डाल देंगे, सीवर डाल के सड़क बना देंगे, अब भाई साइड का नाला रह गया। आप देख लीजिए, कोट रोड पे यही हुआ, ऐसा होगा। कोट रोड पे यही हुआ, फिर नाला बना देंगे। और आज भी अगर बारिश होगी तो साइड में से आप निकल नहीं सकते, इतना पानी भर जाएगा। ये स्मार्ट रोड बनाई है इन्होंने। तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा था, ये जो इन्होंने किया वो तो सबको दिख गया। कुछ नहीं किया इन्होंने, पूरे सहारनपुर नगर की जनता पे, खास तौर पर पंजाबी और सिख समाज के व्यापारियों पे जो जीआई सर्वे का टैक्स लगाने का काम किया इन्होंने, उससे लोग हिल गए। लेकिन अब सुनने में आ रहा वो वापस ले। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। कोई शासनादेश दिखा दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा है कि हम जिस प्रकार से जनता से टैक्स लेते हैं उसी तरीके से हम उसे धीरे धीरे वो वापस कर दें, लेकिन कोई शासनादेश तो नहीं आया। जीआई सर्वे का कहीं नाम तो नहीं आया। जीआई सर्वे में तो 2-2 साल के टैक्स ले लिए, लेकिन ये लगातार चल रहा है कि वो कुछ नहीं, सब फर्जी है। अगर आ गया होता तो इसका आदेश शासनादेश आता है, शासनादेश आने के बाद बड़ा लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि लोगों ने टैक्स दे दिया। और टैक्स छोड़िए, जिन लोगों ने टैक्स भी कम किए उन्होंने भ्रष्टाचार में पैसे दिए, वो पैसे कहां से वापस आएंगे? सहारनपुर नगर की जनता तो लूट चुकी है, इन्होंने लूट लिया है सहारनपुर नगर की जनता। बहुत ही गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, और जब इतनी मजबूती से लगा रहे हैं तो आपके पास कोई आधार भी होगा। सब आधार है मेरे पास, बकायदा लोगों की रिकॉर्डिंग है, कर्मचारियों के खिलाफ एफिडेविट है, मैं अधिकारियों को दे चुका हूं। जीआई सर्वे का सबसे पहले आंदोलन करने वाला अगर शहर सहारनपुर में कोई था तो वो टिंकू अरोड़ा था, और सारे हमारी टीम के पार्षद थे, मजबूत पार्षद दल के। इसके बाद विवेक मनोचा जी का व्यापार मंडल आया, उसके बाद 1-2 और छोटे छोटे व्यापार मंडल आए, इसके अलावा कोई नहीं आया। समाजवादी पार्टी ने और हमने मिलकर इसे पूरी मजबूती से मुद्दे को उठाया और आखिर में मजबूर कर दिया कि सेल्फ असेसमेंट का ऑप्शन आए। ये सब ने देखा, विवेक मनोचा जी आपके साथ थे, ये भी देखा। लेकिन अब ये भी जानना रोचक होगा कि क्या विवेक मनोचा जी वाला व्यापार मंडल आज भी आपके साथ खड़ा है, या वो अपने परंपरागत दल के साथ ही चले? देखिए, मुझे नहीं पता वो किसके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा। व्यापारियों के हित की लड़ाई थी, हम जरूर जाएंगे जी। आगे भी व्यापारियों को हमारी जरूरत होगी, हम फिर जाएंगे। एक तरफ एक सरकार लगातार व्यापारियों पे टैक्स लगा रही है, दुनिया भर के उन्हें प्रताड़ित कर रही है। एक व्यापारी के साथ सरकार में मारपीट हो रही है, हम व्यापारियों का सम्मान कर रहे हैं। तो व्यापारी को खुद समझना चाहिए कि किसके साथ आना है। और मैं खुद लड़ाई हर मुद्दे पर सहारनपुर नगर की जनता की मजबूती से लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, जनता की लड़ाई लड़ो। मुझे दबाने के लिए इन्होंने पूरे साम दाम दंड भेद चले, मेरे बच्चे तक ने मुकदमा कराया, लेकिन हम समाजवादी लोग झुकने वाले नहीं है। जनता के हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। तो एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी के एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहे हैं, तो अगर आपका टिकट होता है सहारनपुर नगर से, तो आप किस रणनीति से मैदान में उतरेंगे और किस तरह से आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थिति सहारनपुर नगर में क्या रहेगी? वो जीतने की स्थिति में है, या वो बढ़त की स्थिति में है, या मुकाबला बराबर बराबर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिसे भी टिकट दें, मुझ पर भरोसा जताकर टिकट देंगे, मैं लड़ूंगा। अगर किसी और को देंगे तो वो लड़ेगा। अगर आपका भाई लड़ा
तो सुबह 10:30 बजे बीजेपी को हरा देगा, ये ध्यान रखना आप। बहुत बड़ी बात। मैं बड़ी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा सिख समाज मेरे साथ है, मेरा पंजाबी समाज मेरे साथ है, जिसे आज तक इन्होंने ठगने का काम किया, जिसे सिर्फ 2 सुहाने सपने तो दिखाए लेकिन कोई सपना साकार नहीं करा। इन्हें दिन में तारे दिखाएगा वो समाज। पंजाबी समाज के बच्चों को रोजगार नहीं है। एक परिवार का बच्चा 10,000 की नौकरी कर रहा, मां बाप वृद्ध है, 2 उसके बच्चे हैं, पत्नी है, बताओ कैसे चलाने का खर्चा। ये आपने नौकरी का एजेंडा नहीं है इस सरकार में। मौजूदा जो जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के, वो उन लोगों पे गौर नहीं करते। अगर मोहल्ले में आप प्रभावी बीजेपी के मजबूत व्यक्ति हो और बराबर वालों ने भी वोट दे रखा, तो आपके कहने पे उन लोगों का काम होगा। ये वो डायरेक्ट जाकर उस जनप्रतिनिधि से मिलकर काम नहीं करवा सकते। ये पोजीशन सहारनपुर के, और टिंकू अरोड़ा तो सिख परिवार का गरीब बच्चा है, यहां बैठा, कोई आकर मिल लो, मुझे बुला लो, आधी रात को बुला लो, मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ूं और मेरा समाज मुझे जितवाने का काम करेगा। ये आपने बड़े आत्मविश्वास से अपनी जीत का दावा किया है। अपनी जीत से मतलब अपनी पार्टी की जीत का। और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि जिसे भी टिकट मिलेगी समाजवादी पार्टी की तरफ से, मैं पूरे तन मन धन से उसी तरह चुनाव लड़ूंगा जैसे अपने लिए लड़ूंगा। अब एक सवाल और, अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभी मैं गुजरा सर्किट हाउस के सामने से, तो मैंने देखा वहां तोड़फोड़ चल रही है। ये तोड़फोड़ क्यों चल रही है? क्योंकि सर्किट हाउस तो सरकारों का अपना बनाया गया होता है और किसी एक पार्टी का नहीं होता। तो उस तोड़फोड़ का क्या विषय है? क्या वहां भी अतिक्रमण हुआ था? शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी, सत्ता पक्ष के एक जनप्रतिनिधि ने ये प्रस्ताव दिया। अच्छा जी। उस प्रस्ताव पर यह कार्रवाई हुई, और कार्रवाई उस जनप्रतिनिधि ने तो वो प्रस्ताव दे दिया था 30 मीटर जी, सड़क का चौड़ीकरण कर दिया जाए। लगभग 100 फुट। 30 मीटर को आप गुना कर दो तो 40-40 फीट दोनों तरफ से लोगों के मकान ही उड़ जाते, और उस रोड पर दोनों तरफ उन्हीं का वोटर है, वो पूरा हिंदू इलाका है। लेकिन उस जनप्रतिनिधि ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन वहां की जनता जागरूक थी, हमारे से भी उनकी बातचीत हुई, और उन्हें कल आपको मैं बता दूं हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है। उन्हें कल हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है। भोली भाली जनता थी, उनकी किसी ने कोई मदद नहीं की, उन्हें लगातार धक्के खिलवाए। लेकिन क्योंकि न्यायालय आज भी हर व्यक्ति की आवाज को सुनता है, वो लोग न्यायालय गए और उन्हें हाई कोर्ट से स्टे मिल गया। जल्द ही वो स्टे की कॉपी जमा हो जाएगी और काम रुक जाएगा। तो दर्शकों, अपने विचारों को पूरी खुली आवाज की तरह रखा है टिंकू अरोड़ा जी ने। इनके बेबाक जवाबों से आपको मैंने रूबरू कराया, और इसी तरह से पूरे चुनाव तक बार बार इनसे भी, इनकी पार्टी के अन्य नेताओं से भी, और तमाम पार्टी के नेताओं से मैं वार्ता करता रहूंगा और आप तक सब्जेक्ट लाता रहूंगा, जिससे आपको आसानी हो कि हमें 2027 में कैसे प्रत्याशी के लिए वोट करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना ये कार्यक्रम समाप्त करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद।